रेगिस्तान, दूर दूर तक सिर्फ तपती रेत। दोपहर 2 बजे रेगिस्तान का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। आसपास मीलों तक कोई इंसान, कोई जानवर, कोई आवाज नहीं थी। रेगिस्तान में एक पेड़ खड़ा था, सूखा, अकेला, तपता हुआ। एक सांप रेत में तिरछा चलता हुआ उस सूखे पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ की एक सूखी डाल से एक बूंद सांप पे गिरी। सूखे पेड़ से पसीने की बूंद टपक रही थी। काला सांप अपनी लाल आंखों से पेड़ को घूर रहा था। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर, लोहे के बड़े दरवाजे, सब तरफ ऊंची दीवारें और दीवारों के ऊपर स्टील के कटीले तार। जुवेनाइल होम में छोटे बड़े क्राइम में पकड़े गए बच्चे कैद थे। एनजीओ वर्कर आशा जुवेनाइल होम के हॉल में बच्चों को पढ़ा रही थी। उसके सामने लगभग 30 बच्चे नीचे दरियों पर बैठे थे। कोई बच्चा 7 साल का था तो कोई 15 साल का। आज हम टेंसेस पढ़ेंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आशा की नजर पीछे बैठे एक लड़के पे गई। वो दीवार के सहारे सोया हुआ था। अर्पित ने आंखें खोली। अर्पित 8 साल का था। उसके गाल पे ब्लेड के कट का गहरा निशान था। उसका शरीर पतला था और हाथों की नसें खड़ी थी। आशा उसके पास गई। अर्पित, मुझे पता है तुम्हें कुछ बोल के फायदा नहीं है। तुम्हारी गंदगी से निकलने की कोई इच्छा नहीं है। आशा उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे झुकी। अचानक अर्पित का हाथ बिजली की तेजी से लहराया। अब उसके हाथ में एक ब्लेड था जिस पे खून लगा था। आशा ने अपना हाथ देखा। उसके हाथ में बने कट से खून निकलने लगा। अगले ही पल उसका पूरा हाथ खून से रंगा हुआ था। अगले दिन एक हवलदार ने जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर का दरवाजा खोला। अहमद भाई अपनी कार में अंदर आए। हवलदार उन्हें देखते ही मुस्कुराया। सलाम अलैकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम राजेश, कैसे हो? अहमद भाई लगभग 50 साल के हो चुके थे। 5 फुट 7 इंच लंबे अहमद भाई थे तो दुबले पतले, पर उनकी आंखें मुस्तैद और शरीर बिल्कुल फिट था। उन्होंने कार जुवेनाइल सेंटर के कंपाउंड में पार्क की। एक आदमी वहां उनका इंतजार कर रहा था। हेलो अहमद भाई। हेलो सुभाष। अरे आप क्यों इस लड़के से मिलना चाहते हैं? जुवेनाइल सेंटर की 2 थेरेपिस्ट इससे मिल चुकी है। उन्होंने भी यही कहा है कि यह बच्चा नहीं, शैतान है, शैतान। अभी सिर्फ चेन स्नैचिंग और पॉकेटमारी कर रहा है, पर यह आगे चल के बड़ा क्रिमिनल बनेगा। देखते हैं। 10 मिनट बाद अहमद भाई ऑफिस में अर्पित के सामने बैठे थे। वो अहमद भाई को घूर रहा था। अहमद भाई ने अर्पित के पीछे खड़े असुर की आंखों में देखा और मुस्कुराए। अहमद भाई की आंखें देख के असुर एक कदम पीछे हटा। अर्पित को अपना गुस्सा थोड़ा कम होता महसूस हुआ। कैसे हो अर्पित? मेरा नाम ब्लेड है। तुम्हारा नाम अर्पित है। मैं तुम्हें अर्पित कह के ही बुलाऊंगा। कल तुमने एक एनजीओ वर्कर के हाथ में ब्लेड मारा, क्यों? वो मेरे को हमेशा नीचा दिखाती है। काट डाला। मेरे को इस जेल में अपना टाइम खत्म करके बाहर निकलना है बस। फिर वही चेन, पर्स, स्कूटी, बाइक जो आता है। तुम इससे अच्छी जिंदगी जी सकते हो अर्पित। ए चूतिए, मेरे को मत सिखा। मैं चेन मारता हूँ और उसे बेच के ट्रेन पकड़ के गोवा 3 बार जा चुका हूँ। तू गया कभी? उधर पॉकेट मारी करके अय्याशी, जब पैसा खत्म तो वापस इधर। फिर किसी का चेन मारा, पर्स लूटा, फिर गोवा। और अगर पकड़ा गया तो इधर डाल देंगे मेरे को। यहाँ सोने को मस्त बिना खटमल का गद्दा और खाने को रोटी मिलेगी। ये पढ़ाई करके मैं इससे अच्छा लाइफ जी सकता है क्या? चलो। किधर? घूम के आते हैं। आते हुए आइसक्रीम खाएंगे। अहमद भाई उसे लेके बाहर निकले। उन दोनों को अहमद भाई की गाड़ी में बैठते देख सुभाष उनके पास आया। अहमद भाई, आप इसे बाहर नहीं ले जा सकते। सुभाष, साथ में एक हवलदार को लेते जाइए। कोई जरूरत नहीं, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे।
अहमद भाई ड्राइवर सीट पे बैठे, अर्पित उनके बगल की सीट पे बैठा। अहमद भाई ने रियर व्यू मिरर में देखा, असुर पिछली सीट पे बैठा था। 15 मिनट बाद वो जुवेनाइल सेंटर के पास ही नशा मुक्ति केंद्र में थे। अहमद भाई और अर्पित के सामने बेड पे एक लड़का बेहोश पड़ा था। 19 साल का वो लड़का बहुत कमजोर था। उसके मुंह से बेहोशी में भी लार टपक रही थी और उसके हाथ स्ट्रैप्स से बेड से बंधे हुए थे। उसके बाजुओं में सिरिंज के बहुत सारे निशान थे। ये जीशान है। मैं इससे 11 साल पहले उसी जुवेनाइल सेंटर में मिला था। इसे चोरी करके पहाड़ों में घूमने जाना पसंद था। एक दिन जिस आदमी को लूटने लगा उसने गन निकाली और इसे गोली मार दी। ये बच गया, पर पहले की तरह चोरी करना आसान नहीं रहा। फिर नशे की लत लगी। मैंने बहुत कोशिश की इसकी नशे की लत छुड़वाने की, पर कहता था कि जी के करना भी क्या है। मेरे को इधर क्यों लाया तू? अर्पित, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मेरे को। अर्पित ने गुस्से में वहां रखी कुर्सी उठाई और अहमद भाई पे दे मारी। कुर्सी अहमद भाई के पैर पे लगी। मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूं अर्पित। तू क्या समझाएगा साले? गाड़ी में आता है मस्त कपड़ा पहन के। तेरे को क्या पता मेरे बारे में? बचपन में मैं भी उसी जुवेनाइल सेंटर में था जहां अभी तुम हो। मैंने एक मर्डर किया था। अर्पित ने चौंक के अहमद भाई की तरफ देखा। वो मुस्कुराए। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर मुझे एक कर्मयोगी मिला। उसने मुझे सही रास्ता दिखाया। अर्पित, मेरे बच्चे, आज तुम्हें चाहे कितना ही अंधेरा दिख रहा हो, पर उजाले की तरफ चलना तुम्हारे हाथ में है। अहमद भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अहमद भाई के छूने भर से उसकी आंखें भर आई। अर्पित, तुम्हारे साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ है। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं, पर एक अच्छी जिंदगी पे तुम्हारा हक है। इज्जत की, काम की जिंदगी जीना तुम्हारा नसीब है। झूठ मत बोल मेरे को। झूठ नहीं बोल रहा। मेरा खुद का स्कूल है। उसमें जुवेनाइल सेंटर से निकले कई बच्चे पढ़ते हैं। वहां रहने खाने का इंतजाम है। वहां तुम पढ़ सकते हो, खेल सकते हो, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन सकते हैं। उस स्कूल से निकल के कई बच्चे IAS, IPS अफसर बने हैं। 2 तो आज रक्षक हैं। मेरे से नहीं होगा। होगा अर्पित, मुझ पे भरोसा रखो। आप मेरी मदद करना क्यों चाहते हैं? आप है कौन? मैं एक कर्मयोगी हूं अर्पित। लोगों को रोशनी की तरफ ले जाना मेरा काम है। अहमद भाई उसके सामने घुटनों के बल बैठे। उन्होंने प्यार से उसके गालों को अपने हाथों में लिया। जितनी मुश्किल जिंदगी तुमने देखी है, उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। इससे आगे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, तुम सबका सामना कर सकते हो। एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। सच? हाँ, आओगे मेरे स्कूल? अर्पित ने हाँ में सर हिलाया और अहमद भाई से लिपट गया। अहमद भाई को गले लगाते ही अर्पित के पीछे खड़ा असुर भागा। अहमद भाई को असुर के भागते कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो प्यार से अर्पित की पीठ सहला रहे थे। 3 महीने पहले रेगिस्तान में दोपहर होने को थी। उस रेगिस्तान में वो पेड़ अकेला खड़ा था। 5 साल से लाल आंखों वाला काला सांप पेड़ के पास आया। अगले ही पल उस सांप ने एक असुर का रूप लिया। वो पेड़ के पास आया। उसने अपनी कमर में बंधे पाउच से पेड़ की जड़ों में पानी डालना शुरू किया। उस पेड़ को मौत के करीब जिंदा रखना जरूरी था। पानी डालने के बाद असुर पलट के जाने लगा। तभी पेड़ में से आवाज आई, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? असुर पेड़ की तरफ पीठ किए खड़ा रहा। पेड़ ने असुर से बात करने की भीख पहली बार नहीं मांगी थी। 5 साल से वो असुर उस पेड़ में पानी डाल रहा था और पिछले 2 साल से
उस पेड़ ने असुर से बात करने की मिन्नतें शुरू की थी, पर असुर को महारानी रतिप्रिया का ऑर्डर था कि उस पेड़ से कभी बात मत करना। असुर वहां से जाने लगा। पेड़ चिल्लाया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी, कुछ भी। असुर ने यह सुना, मुस्कुराया और वहां से चला गया। शाम के 4 बजे अहमद भाई अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। शिवम, विशन और तीनों रक्षक सोफे पे बैठे थे। तुम लोगों ने अपनी चाय को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। अरे अच्छे खासे फिट तो हो तुम, एक चाय से कुछ नहीं होगा। ओ हीरो, शिवम, विशन, अपने कप उठाओ, तभी ये लोग भी उठाएंगे। शिवम और विशन ने हंसते हुए चाय पीना शुरू किया। टीम में जो रक्षक अपने पहले मिशन पे था, उसने अहमद भाई के बारे में शिवम और विशन से सुना था। वो अपने मिशन से भी ज्यादा एक्साइटेड अहमद भाई से मिलने के लिए था। अहमद भाई ने उसे देखा। तुम अपने पहले मिशन पे हो? आपको कैसे पता? सब कुर्सी पे पीठ टिका के बैठे हैं, सिर्फ तुम आगे झुक के बैठे हो, जैसे कभी भी भागना पड़ सकता है। मैं थोड़ा नर्वस हूं। डोंट बी। तुम आचार्य सूर्यदेव के स्टूडेंट हो। मिशन पे सिर्फ अपना रूल नंबर 1 याद रखना। जी, हमारे हाथ से किसी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। हम कर्मयोगी और रक्षक, हम सर्जन्स हैं। इंसानियत से बुराई का ट्यूमर निकालना हमारा काम है, और सर्जन के हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए, वरना पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा। कर्मयोगी और रक्षक अपने अंदर बुराई का एक अंश भी घुसने नहीं दे सकते। पर मैंने सुना है कुछ मिशंस पे इंसानों की जान गई है। कर्म अपनी नीयत से डिसाइड होता है। एक आदमी ने पैसे चुराने के लिए दूसरे आदमी का पेट चाकू से काटा, वो आदमी मर गया। एक डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए अपने पेशेंट के पेट में चाकू से काटा, पेशेंट मर गया। दोनों केसेस में मौत है, पर एक की नीयत में लालच था और दूसरे की नीयत थी इलाज करना। समझे? मतलब नियत सही होनी चाहिए। यस। बुरी नीयत से किसी को मारना, जानबूझ के किसी को मारना, इससे उबरना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब कोई इंसान जो रास्ते से भटक गया है, कई लोगों को गोली मारने वाला है, तुम अगर किसी भी तरीके से उसे रोक नहीं सकते, तुम्हें उस पर गोली चलानी पड़ी, तो तुम्हारा मन मैला नहीं हुआ। लेकिन अगर गोली चलाते वक्त तुम्हारे मन में उस आदमी के लिए गुस्सा है, नफरत है, जजमेंट है कि वो कितना बुरा आदमी है, तो तुमने अपना मन मैला कर लिया, और फिर अंधेरा तुम में घर कर जाएगा। जी, समझा। क्या बताऊं, कुछ दिन पहले 3 लड़कों ने मिलकर एक आदमी को मार डाला। पकड़े गए। उन्होंने पुलिस को बयान दिया। उन्होंने मर्डर किया क्योंकि उन्हें मौत की तड़प देखनी थी। टीनेजर्स, और वो भी अच्छे घरों से, अच्छे स्कूल जाने वाले। उनमें से एक की गाड़ी के ड्राइवर को उन्होंने सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो एक आदमी को मरते हुए देखना चाहते थे। कितने लोगों को सही रास्ते पे लाऊं? मैं एक बच्चे को बचाता हूं, असुर 3 और लोगों को अंधेरे में खींच लेता है। आई डोंट नो, शायद सब सही कहते हैं। ब्रह्म राक्षस वक्त से पहले आने वाला है। अहमद भाई ने विशन को देखा। उसके हाथ एक पल के लिए कांपने लगे थे। विशन ने अपने हाथ पे काबू किया। शिवम ने अपना कप टेबल पे रखा। सबका ध्यान उसकी ओर गया। अहमद भाई, हमले की लोकेशन पता चली अभी तक? मैं एक कॉल का वेट कर रहा हूं। जेनिफर श्योर है कि वो हमले की लोकेशन पता लगा सकती है। आई ट्रस्ट हर। जिस दिन रक्षक हमले की इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहे थे, उससे पिछली रात उस हमले का एक खास मोहरा तैयार हो रहा था। आधी रात का वक्त था। रेगिस्तान की रेत ठंडी थी। चारों तरफ सन्नाटा। वो पेड़ अंधेरे रेगिस्तान में खड़ा अपना टॉर्चर भुगत रहा था। 5 साल पहले वो एक रक्षक हुआ करता था, पर एक मिशन में असुरों ने उसे पकड़ लिया।
रक्षकों ने उसे महीनों तक हर जगह ढूंढा, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। 5 साल से वो रक्षक अकेलेपन की सजा भुगत रहा था। उसे किसी इंसान को देखे, किसी से बात किए 1900 दिन हो चुके थे। तभी उस पेड़ ने देखा कि अंधेरे में कहीं से एक रोशनी चमकी। अगले ही पल रति उस पेड़ के सामने आ खड़ी हुई। उसके साथ वही असुर खड़ा था जो उस पेड़ को 5 साल से रोज पानी दे रहा था। मुझे यहां से निकालो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। रति ने आगे बढ़ के पेड़ की एक टहनी पकड़ी। अगले ही पल पेड़ की वो टहनी इंसान का हाथ बन गई और पेड़ ने एक इंसान का रूप ले लिया। उसकी स्किन सालों की गर्मी से इतनी झुलस चुकी थी कि कई जगह से उसका मांस दिखाई दे रहा था। उसका शरीर इतना सूख चुका था कि उसकी रिब केज की एक एक हड्डी साफ दिखाई दे रही थी। कमजोरी के कारण उससे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। रति उसके पास आई। कुछ भी करोगे? हाँ। रति ने असुर की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने एक चाकू निकाला और रति की उंगली में एक छोटा सा चीरा लगाया। रति की उंगली से खून निकलने लगा। रति ने अपनी उंगली उस रक्षक की तरफ बढ़ाई। वो हिचकिचाया। उसने रति की आंखों में देखा। मुझे मार डालो, प्लीज मुझे मार डालो। तुम्हारी इलाज मेरे किस काम की? जल्दी फैसला करो। अगला मौका 10 साल बाद मिलेगा। ये सुनते ही रक्षक के होश उड़ गए। उसने तुरंत मुंह खोला और रति का खून अपने होठों से लगाया। अगले ही पल उसकी स्किन ठीक होने लगी। उसके शरीर में फिर से जान आने लगी। उसकी भूख प्यास मिट गई। वो सीधा खड़ा हुआ। रति ने हाथ लहराया। अब उनके सामने एक टेंट लगा हुआ था। असुर, रति और रक्षक उस टेंट में गए। सामने 26 साल का एक आदमी एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके मुंह पे टेप लगी थी। इस आदमी ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी चोरी नहीं की। अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है ये। ये अपनी सैलरी में से एक एनजीओ को रेगुलरली डोनेशन भी करता है ना विशाल? बुरी तरह डरे हुए उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। इसीलिए ये इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम एक रक्षक थे, पर अब तुम्हारे अंदर असुर खून असर दिखा रहा है। तुम्हारा दिल और दिमाग अब एक नई सोच अपना रहा है, जिसमें सही और गलत ताकत के पैमानों में नापा जाता है। ताकतवर सही, कमजोर गलत, और कमजोर दिमाग इंसान इस पैमाने में सबसे नीचे आते हैं। मार डालो इसे। 5 मिनट बाद रति टेंट के बाहर रेत पे खड़ी चांद को देख रही थी। रक्षक टेंट से बाहर निकला। उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसका बदन काला और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो अब एक असुर था। जब तुम रक्षक थे, तुम्हारा स्पेशल टैलेंट क्या था? मैं किसी भी इंसान को इम्पर्सनेट कर सकता था, इस लेवल तक कि उसके खुद की फैमिली मुझ में और मेरे टारगेट में फर्क ना बता पाए। फिंगरप्रिंट्स और आई स्कैनर तक मुझे पकड़ नहीं सकते थे। गुड। जिसे तुमने मारा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी का हेड था। इसके बाद में सारी इंफॉर्मेशन और बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन के लिए इसकी वीडियो फुटेज इस फोल्डर में है। रति ने एक फोल्डर नए असुर की तरफ बढ़ाया। उसने फोल्डर अपने हाथों में लिया। आज रात इसे स्टडी करो। इस सिक्योरिटी ऑफिसर को कल दोपहर 12 बजे प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में रिपोर्ट करना है। दैट मीन्स यू जस्ट हैव 8 hours। सिर्फ 8 घंटे। हाँ जी महारानी। A plane is ready to take you to Delhi। जी महारानी।
हमले की शाम शिवम विशिन रक्षकों की टीम अहमद भाई के घर पे थी। अहमद भाई उठे। उन्होंने अपने स्टडी रूम में जाके सैटेलाइट फोन पे कॉल रिसीव किया। हेलो, वालेकुम सलाम जेनिफर। ओके, कीप मी अपडेटेड। उन्होंने कॉल काटा और ड्राइंग रूम में आए। सभी रक्षक दम साधे उन्हें देख रहे थे। हमला किसी एयरप्लेन में होने वाला है। एक टाइम में सैकड़ों फ्लाइट्स हवा में होती हैं। कुछ ही घंटों में कैसे पता चलेगा कि कौन सी फ्लाइट टारगेट है?